नेपोलियन बोनापार्ट। उसमें आज हम अध्ययन करते हैं कि उसकी ऐसी कौन कौन सी नीतियां थी जो कि उसको पतन की ओर लेकर गई थी। जिसमें सबसे पहली बात आती उसकी महाद्वीपीय प्रणाली कि यूरोप की प्रभुत्ता प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड को पराजित करना बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि उसने ऑस्ट्रिया और रूस को तो बहुत बार पराजित कर दिया, लेकिन इंग्लैंड जो उसको पूरी तरह से पराजित नहीं कर पाया। इसीलिए कहा जाता है कि वो उसके लिए अभी भी समस्या बना हुआ था। इंग्लैंड चारों तरफ से समुद्र जो उससे घिरा हुआ था और उसके पास में अजय सामुद्रिक बेड़ा था। फ्रांसीसी बेड़े और सेनाओं द्वारा इंग्लैंड को नहीं हराया जा सकता था, किंतु नेपोलियन का मानना था कि अप्रत्यक्ष रूप से उसे परास्त करना संभव हो सकेगा। इसलिए नेपोलियन ने इंग्लैंड को झुकाने के लिए एक नई नीति का प्रयोग किया, जिसे व्यापार बहिष्कार नीति अथवा महाद्वीपीय प्रणाली या महाद्वीपीय नाकेबंदी जो उसके नाम से जाना गया। नेपोलियन जानता था कि इंग्लैंड की शक्ति जो है उसका मूल सोर्स जो है वो क्या है, उसका व्यापार है, और व्यापार का जो स्रोत है वो क्या है, उसके उपनिवेश है, जहां से उसे क्या मिलता है, कच्चा माल मिलता है और तैयार माल वहां पर वो बेचता है। यदि वो क्या करे, इन उपनिवेशों से उसका संबंध विच्छेद कर दे या उपनिवेश जो उनसे संबंध तोड़ दे, अर्थात किसी प्रकार उसका व्यापार वाणिज्य इन चीजों से रोक दिया जाए, इन क्षेत्रों से रोक दिया जाए, तो बनियों का वह देश जो कि अपने आप संधि के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए नेपोलियन ने यह निश्चय किया कि इंग्लैंड में बना कोई भी माल यूरोप के बाजार में नहीं आने दिया जाए, अर्थात इंग्लैंड को सामुद्रिक तट जो उनके ऊपर पराजित किया जाए, क्योंकि अभी तक संपूर्ण यानी कि यूरोप जब उसके ऊपर एक तरह से उसकी आधिपत्य जो है स्थापित हो चुका था। इसीलिए अब क्या चाहता था कि संपूर्ण यूरोप जो उसके ऊपर इस प्रकार की अपनी नीति जो उसको लागू करना चाहता, ताकि क्या हो, इंग्लैंड जो उसको आर्थिक दृष्टि से नुकसान पहुंचाया जाए और वो क्या करे, अपने आप आगे होकर फ्रांस जो उससे संधि करने के लिए तैयार हो जाए। 21 नवंबर 1806 ईस्वी को नेपोलियन ने बर्लिन से एक आदेश जारी किया, जो कि बर्लिन आदेश के नाम से जाना गया। इसके द्वारा ब्रिटिश द्वीप समूह का व्यापार निषिद्ध कर दिया गया और यूरोप के सभी बंदरगाह इंग्लैंड के जहाजों के लिए बंद कर दिए गए, और आदेश का उल्लंघन करके इंग्लैंड से आने वाले जहाजों को माल से जब्त कर लेने को कहा गया। क्योंकि इस समय यूरोप के अधिकांश देश नेपोलियन से आतंकित थे, अतः नेपोलियन की ये नीति इंग्लैंड के लिए एक जबरदस्त चुनौती थी, परंतु इंग्लैंड इससे विचलित नहीं हुआ और उसने इसका उत्तर ऑर्डर्स इन काउंसिल करके दिया। उसने नेपोलियन के उपयुक्त आदेशों को मानने वाले देशों के बंदरगाहों की नाकेबंदी करके उनके जहाजों को जब्त करने तथा उनके साथ व्यापार बंद करने की चेतावनी दी, और उत्तर में नेपोलियन ने मिलान नगर के एक और आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि किसी भी देश का जहाज यदि इंग्लैंड के बंदरगाहों से होकर गुजरेगा तो उसे क्या किया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन की कहा जाता है कि अद्भुत सूझ थी, और उसका उद्देश्य इंग्लैंड के व्यापारिक प्रभुत्व को समाप्त करके फ्रांस को यूरोपीय व्यापार का केंद्र बनाना था। परंतु जैसा कि इतिहासकार हैजन जो उसने लिखा है कि इसके लिए उसे सर्वत्र और निरंतर लागू करना कंपलसरी था, यानी कि संपूर्ण यूरोप में और कंटिन्यू उसमें किसी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए थी, पूरी तरह से लागू करना जरूरी था। और इस बात की जरूरत थी कि महाद्वीप में इंग्लैंड के माल का आना पूरी तरह से रुक जाए, कोई भी ऐसा मार्ग न रहे जहां होकर यूरोप में उसका प्रवेश हो सके। इंग्लैंड तभी हथियार डाल सकता है जबकि उसके लिए सभी बाजार बंद हो जाए, और इस तथ्य से नेपोलियन बहुत अच्छे से परिचित था, और यही कारण है कि कदम कदम पर उसकी नीति और कार्य इससे प्रभावित रहे। परिणाम यह निकला कि ऐसे घातक आक्रामक युद्धों में उलझता चला गया, जिसकी वजह से अंत में उसे सब कुछ खोना पड़ा, और महाद्वीपीय नीति के परिणाम नेपोलियन तथा यूरोप के लिए आत्मघातक सिद्ध हुए। इंग्लैंड की सशक्त जल सेना ने यूरोपीय देशों के समुद्र तटों की इतनी सख्त नाकेबंदी की कि यूरोपीय देशों का अपने उपनिवेशों से संबंध विच्छेद हो गया और माल का आना जाना बंद हो गया, जिसके परिणाम चीजों के भाव में जबरदस्त वृद्धि हो गई और काला बाजार तथा तस्कर व्यापार का काम जोरों से चल पड़ा, और इससे सभी लोग परेशान हो गए और बहुत से देशों ने चोरी छिपे इंग्लैंड से सामान मंगवाना शुरू कर दिया, और स्वयं नेपोलियन को अपने सैनिकों के लिए चोरी छिपे इंग्लैंड से जूते मंगवाने पड़े। परंतु ऊपरी तौर पर उसने सख्ती के साथ में इस व्यवस्था को जारी रखने का प्रयास किया, और स्वीडन ने स्पष्ट रूप से उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया, और इस पर नेपोलियन ने रूस पर दबाव डाला कि वह स्वीडन के अधीन फिनलैंड को हड़प ले और हो सके तो स्वीडन के बंदरगाहों पर भी अपना अधिकार जमा ले। और हॉलैंड के शासक लुई बोनापार्ट जो कि नेपोलियन का ही सगा भाई था, उसने अपने राज्य के हितों को देखते हुए इस नीति जो उसका विरोध किया, अर्थात उसके स्वयं के रिश्तेदार जो वही इस नीति जो उसका विरोध करने लगे थे, और नेपोलियन ने उसे शासक पद से हटा दिया और हॉलैंड को फ्रांसीसी
साम्राज्य में मिला लिया गया और पोप ने भी उसकी इस नीति का विरोध किया। नेपोलियन ने पोप का राज्य छीन लिया और उसे वेटिकन में कैद करके रख दिया और पुर्तगाल ने भी इंग्लैंड के साथ अपने पुराने मैत्री संबंध को तोड़ने से इनकार कर दिया। नेपोलियन ने स्पेन के साथ मिलकर पुर्तगाल पर आक्रमण किया और पुर्तगाल को जीतकर फ्रांसीसी साम्राज्य में मिला लिया गया। इस अवसर पर नेपोलियन ने कहा था कि ब्रगंजा के वंश का पतन इस बात का एक और सबूत है कि जो कोई भी अंग्रेजों का दामन पकड़ता है उसका नाश अनिवार्य है। इस प्रकार से महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण नेपोलियन ने अपने सभी मित्रों को असंतुष्ट कर दिया था। प्रोफेसर मॉयस का मानना है कि इंग्लैंड का ध्वंस करने में नेपोलियन की यह नीति एक आत्महत्या की नीति थी और इसके परिणाम से उसने अपने साम्राज्य को नष्ट कर दिया। इस नीति की असफलता का मुख्य कारण इंग्लैंड की नौशक्ति थी जिसे परास्त करने में नेपोलियन क्या रहा, हमेशा ही असमर्थ रहा था। तो इस प्रकार से उसने जो अपनी महाद्वीपीय नीति लागू जो की उससे उसने यूरोप के संपूर्ण देश जो है उनको एक प्रकार से नाराज कर दिया था, क्योंकि जिन्होंने उसकी बात को नहीं माना था उन राजाओं को नष्ट कर दिया, उनके ऊपर आक्रमण कर दिया या फिर किसी ना किसी तरह से उनको बंदी बना लिया या हर तरह, मतलब कि उन्होंने ऐसा तरीका निकाला कि उनको किसी ना किसी तरह से अलग कर दिया जाए। दूसरी बात आती पोप से शत्रुता कि प्रथम कौंसिल बनते ही नेपोलियन ने क्या किया था, अपनी सत्ता जो उसको सुदृढ़ बनाने के लिए सभी उपाय काम में लेने शुरू कर दिए थे और इनमें से एक काम था फ्रांस के लाखों कैथोलिक जो उनकी सहानुभूति प्राप्त करना और इसके लिए उसने पोप के साथ में समझौता कर लिया था, ये हम सभी जानते और कई वर्षों तक यह समझौता जो था वो कायम भी रहा, परंतु महाद्वीपीय व्यवस्था ने इस समझौते में फिर से दरार पैदा कर दी। वस्तुतः पोप फ्रांस और इंग्लैंड के इस संघर्ष में अपने आप को तटस्थ रखना चाहता था, जबकि फ्रांस और इंग्लैंड दोनों ही क्या चाहते थे कि जहां तक संभव हो सके यूरोप की कोई शक्ति भी तटस्थ नहीं रहे, दोनों में से किसी एक का साथ अवश्य दे। और जब पोप ने महाद्वीपीय व्यवस्था का पालन करने से इनकार कर दिया तो नेपोलियन ने पोप के राज्य को छीन लिया था और जवाब में पोप ने नेपोलियन को ईसाई समाज से बहिष्कार कर दिया और समस्त निष्ठावान ईसाइयों ने उसके विरुद्ध धर्म युद्ध करने की अपील की और इस पर नेपोलियन ने पोप को बंदी बना लिया और कई वर्ष तक पोप बंदी अवस्था में ही रहा। परिणाम स्वरूप एक बार फिर से राजनीति में धर्म का पुट लग गया और यूरोप कैथोलिक समाज नेपोलियन का शत्रु बन गया और गुप्त रूप से उसके पतन जो उसकी तैयारियां शुरू हो गई थी। इसके अलावा स्पेन का राष्ट्रीय आंदोलन जो कि कहा जाता है कि उसके लिए एक ऐसा फोड़ा सिद्ध हुआ था कि स्पेन का राजा नेपोलियन का बहुत ही गहरा मित्र था और उसने नेपोलियन को उसके युद्धों में जितने भी उसने युद्ध जड़े उसमें कहा जाता है कि जन धन और हर तरह की सामग्री जो उससे सहयोग दिया, परंतु साम्राज्य लोलुप नेपोलियन स्पेन जो उसको भी हड़पना चाहता था। क्यों हड़पना चाहता था? क्योंकि वहां पर अभी भी बूर्बो वंश जो उसका शासन था। नेपोलियन की इस नीति के पीछे एक अन्य कारण था कि स्पेन का राजवंश भी बोर्बो वंश की शाखा का था, अर्थात वह फ्रांस के राजवंश की शाखा ही थी और नेपोलियन बोर्बो वंश को पूरी तरह से समाप्त करना चाहता था और इसीलिए उसने स्पेन के बोर्बो राजवंश को भी समाप्त करने का निश्चय किया और परिस्थितियां भी कहा जाता है कि उसी के अनुकूल थी। स्पेन का राजा चार्ल्स चतुर्थ एक अयोग्य व्यक्ति था और उसकी रानी अनैतिकता में डूबी हुई थी और शासन की बागडोर रानी के प्रेमी गोदान ने हाथ में ली थी और युवराज फर्डिनेंड ने भोग विलासी था, परंतु वह राजा रानी और गोदा के विरुद्ध था और राज परिवार की आपसी फूट और जनता में उसकी अलोकप्रियता ने नेपोलियन का काम बहुत आसान बना दिया और इसके बाद उसने अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को स्पेन का सम्राट बनाया और नेपोलियन के इस कार्य से स्पेन की जनता क्रोधित हो उठी और उसने नेपोलियन तथा उसके कठपुतले जोसेफ के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन का झंडा खड़ा कर दिया और 1808 ईस्वी में स्पेन के लोगों ने बेलोन नामक स्थान पर फ्रांसीसी सेना जो उसको परास्त कर दिया। जोसेफ स्पेन छोड़कर भाग गया और स्पेन के राष्ट्रीय आंदोलन ने इंग्लैंड को यूरोप की धरती पर पैर टिकने का एक सुनहरा अवसर दे दिया। उसने तत्काल क्रांतिकारी स्पेनिश जनता की सहायता के लिए अपनी एक सेना भेज दी और अगस्त 1808 ईस्वी में इंग्लैंड के सेनापति आर्थर वेलेस्ली ने विमरो के स्थान पर फ्रांसीसी सेना को पराजित किया और संपूर्ण पुर्तगाल को फ्रांसीसी आधिपत्य से स्वतंत्र कराने में सफलता प्राप्त की। इस पर नेपोलियन स्वयं फ्रांस से स्पेन आया और उसने कई स्थानों पर स्पेन वासियों को पराजित किया और जोसेफ को फिर से स्पेन के सिंहासन पर बैठाया और इसके बाद उसने अंग्रेजी सेना से टक्कर लेने की सोची, परंतु इसी समय ऑस्ट्रिया ने एक बार फिर से फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अतः नेपोलियन सेना का उत्तरदायित्व मार्शल शार्ट को सौंपकर स्वयं फ्रांस लौट गया और अंग्रेज सेनापति मुर ने कोरूना
नामक स्थान पर मार्शल साठ को बुरी तरह से पराजित किया और इसी समय वेलेज़ली ने टेलेवरा नामक स्थान पर एक अन्य फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। और इन घटनाओं से स्पेन के राष्ट्रीय आंदोलन को और भी अधिक बल मिला और नेपोलियन ने जनरल मैसिना के नेतृत्व में एक नई सेना भेजी, परंतु इसको भी वेलेज़ली के हाथों पराजित होना पड़ा। फिर भी मैसिना मैदान में डटा रहा और वेलेज़ली उसे स्पेन से खदेड़ने में कामयाब नहीं हो पाया। इस प्रकार से स्पेन को हड़प कर नेपोलियन ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। उसने स्पेन जैसे मित्र जो था उसको कट्टर शत्रु बना लिया और स्पेन के राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए उसने एक बहुत बड़ी सेना जो थे स्पेन में रखने के लिए विवश होना पड़ा। और इससे उसके प्रबल और प्रमुख शत्रु इंग्लैंड को यूरोपीय महाद्वीप में घुसने और स्थल युद्धों में फ्रांसीसी सेनाओं को पराजित करने का अवसर भी मिल गया, क्योंकि उससे स्पेनिश जनता का पूरा सहयोग भी मिला हुआ था। इसीलिए प्राय ये कहा जाता है कि स्पेन नेपोलियन के लिए एक जहरीला फोड़ा सिद्ध हुआ था। और काफी समय बाद नेपोलियन ने खुद ने इस बात को स्वीकार किया कि स्पेन का मामला ही मेरे नाश का मुख्य कारण था और मैं जानता हूं कि स्पेन के संबंध में मैंने बहुत ही बुरे ढंग से आचरण किया है। तो इस प्रकार से स्पेन की नीति जो थी या स्पेन को जो हड़पने की नीति जो थी वो कहा जाता है कि उसके लिए बड़ी ही घातक सिद्ध हुई थी।